NUMS 2025 Physics MCQs Solution and Analysis। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं सर्कुलर, पैराबोलिक, हेलिकल एंड एलिप्टिकल। इस सिचुएशन में जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होती है दैट इज़ एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्या है? स्पीड ऑफ दी चार्ज पार्टिकल है और ज़ाहिर है इसी को हम वेलोसिटी कंसिडर करेंगे बिकॉज विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, परपेंडिकुलर कंसिडर करें, सो इस इक्वेशन को ओपन करने से हमारे पास आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री और ये हमारे पास आएगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। सो फोर्स हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम क्यू वी बी। तो मैक्सिमम फोर्स की सूरत में ये वाली फोर्स जो है ये काम करेगी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस वजह से ये एक परफेक्ट सर्कल में इसको रिवॉल्व कराएगी। कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी सिचुएशन बनेगी, ठीक है, जिसमें ये एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पर इस ऑप्शन बी का ताल्लुक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए है कि ये हेलिकल पाथ जो है ये इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये एंगल 90 जो है ये मतलब जो एंगल हमारे पास है थीटा, दैट शुड बी अदर देन 90, ठीक है। तो ज़ाहिर है लेट से हमारे पास कोई एंगल आ गया जिसकी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। सो उस वक़्त साइन 60 जो है वो हमारे पास किस के बराबर आएगा? 0.866। सो ऑब्वियसली that case the QVB will be multiplied by 0.866, रिड्यूस हो जाएगा, और इस वजह से वो जो पार्टिकल है वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इस तरह से हेलिकल पाथ में जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज एट रेस्ट इज। सो जैसे मैंने अभी आपके सामने ये इक्वेशन रखी है F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल पर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि V जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज एट रेस्ट, तो ज़ाहिर है इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, और इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एफ एम जो है दैट विल आल्सो बी ज़ीरो। सो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हेलिकल का मैंने यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था कि हेलिकल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इफ़ मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ डबल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकम्स। ऑप्शंस हमारे पास हैं डबल्ड, हाफ्ड, क्वाड्रपल्ड एंड 1/4। क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स, और 1/4 आपको पता चल चुका होगा 1/4 के बराबर है। सो दोबारा से क्वेश्चन को देखें दैट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकम्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लें कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है दैट इज़ इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm, ठीक है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या हमें मिलता है कि फ्रीक्वेंसी अगर बाकी टर्म सारी के सारी हम कांस्टेंट कर दें, सो मैस पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। सो अगर आप मैस को डबल कर देंगे, ठीक है, सो उससे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज लीनियर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चूँकि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म, ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये वाला, दिस वन
दिस वन और दिस वन। तो यहाँ पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। सो इस वजह से जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगी, इसमें कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो नहीं सकती, बिकॉज एट एवरी टाइम एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। लीनियर वेलोसिटी नॉट पॉसिबल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी वही वाली बात है कि हर जगह पर डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। सो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ द एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज इज़। तो इस केस में चूंकि हम इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज को फील्ड मालूम करने के लिए ये गॉसियन सरफेस हम यूज़ करते हैं, ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, और इसके हमारे पास तीन फेसेस आ जाते हैं। एक यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पर भी बराबर पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं। सो इस वजह से इन दो एरियाज साइड्स की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। हमारे पास इक्वेशन आती है 2E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब ज़ाहिर है हम इस सिर्फ E की वैल्यू निकालते हैं, सो दैट बिकम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ पूरी सिचुएशन भी बता देता हूँ ताकि एक तरह से आपके टॉपिक की भी रिविजन हो जाए छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट स्टेबिलिटी ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय डीके कांस्टेंट, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, टाइम ऑफ डीके, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डीके कांस्टेंट है यह डिटर्मिन करता है कि हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ठीक है। सो इसी से ही हमें इसकी स्टेबिलिटी का या इनस्टेबिलिटी का पता चलता है। सो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा दैट 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिंपल सा है। 1 किलोवाट के लिए किलो के लिए आप लगा दें, किलोवाट के लिए लगा दें 1000 और वाट के लिए जूल पर सेकंड। इसी तरह से आर के लिए हम लगा लेते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, जो कि बन जाएगा 3.6 मेगा जूल्स या मिलियन जूल्स। तो यहाँ पर ही आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, ऑप्शंस हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज टू अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आप देखें बेसिकली जब डायोड ऑपरेट करता है तो वो वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करता है और वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो दैट इज़ द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, लिंकेज लिंक टू द कॉइल, नो फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, कॉइल शुड बी सर्कुलर, चेंज इन फ्लक्स लिंक्स टू द कॉइल। तो आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन ए भी आपको उस तरह से नज़र आ रहा है, डी भी, लेकिन उसमें यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो क्या है, चेंज है। और अगर आप बेसिक इक्वेशन की तरफ आ जाएं तो वहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आती है वो नज़र आती है ये, ठीक है, ये चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम भी है, कांस्टेंट है, तब भी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। सो इस वजह से ऑप्शन डी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ इक्वल टू। सो फोर्स को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल आपको पता चल चुका होगा कि ये किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के। सो दैट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ये। और इसी की जगह एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पर ऑप्शंस में लाई जा सकती थी जिसको आप बहुत से स्टूडेंट जो हैं जानते होंगे, दैट इज़ इम्पल्स। फिर उसके बाद एक नॉनसेंस का क्वेश्चन है, वाई आई विल से नॉनसेंस बिकॉज द नंबर्स का याद करना जो है ना, ये कम से कम स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए है कि किस मटेरियल की कौन सी रेजिस्टिविटी है। बट एनीवेज दे हैव आस्क्ड इट, ठीक है, ऑल्दो
These kind of questions should be discouraged. सो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ज़ाहिर है इसमें प्रॉपर डेटा मैं बताता हूँ। तो इसमें ये वाली जो नंबर है 1.64 इंटू 10⁻⁻8, आल दो अगर आप गूगल पे देखेंगे तो उसमें आपको 1.68 नज़र आएगा, बट इट्स ओके, इतना एरर पॉसिबल है। तो बुक में जो डेटा लिखा हुआ है उसी के मुताबिक 1.64 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर की तरफ हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट बर्स्टिंग ऑफ टायरिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक। सो ये जनाब हमारे पास जो प्रोसेस है ये बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस है, बिकॉज व्हेन अ टायर बर्स्ट द एयर इनसाइड द टायर रैपिडली एक्सपेंड्स एंड देयर इज नॉट एनफ टाइम टू फॉर हीट ट्रांसफर ऑफ टू ऑकर बिटवीन द सिस्टम and the surrounding. This rapid expansion in an adiabatic process where the temperature and pressure of the air decreases as it expands. तो ये बेसिकली ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय, सो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। और इसमें अगर आपको थोड़ा सा सर्कल के थ्रू मैं बताऊं, अगर ये एक आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो लेट से दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वन इज़ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ओरिएंटेशन जो है इसकी ओमेगा की, दैट विल बी अपवर्ड, ठीक है। और अपवर्ड का उस वक्त होगा ज़ाहिर है जब आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो। लेट से अगर आप इसी प्लेन को इस तरह से देख रहे हैं और इस शीट पर ही ये पे आपको नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, सो इसको मैं अपवर्ड कंसिडर करूँगा। और लेट से अगर ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, सॉरी डाउनवर्ड हो जाएगी। और इसकी फाइंडिंग्स जो है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से कर सकते हैं। When star moves towards the earth, the shift is known as blue shift because इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज आएगा और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, and that's due an application of the Doppler's effect. The angle at which maximum range of projectile is achieved. Maximum range, तो maximum range के लिए 45 डिग्री है। इक्वेशन में आपके सामने लिख देता हूँ, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। इसमें अगर आप थीटा की जगह 45 लगा देंगे तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 90, साइन 90 आपको मान देगा। और इस तरह से आर की वैल्यू जो कि मैक्सिमम रेंज की है ये बन जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम्स आर इन द गैसियस स्टेट, कॉन्टिन्यूस, बैंड, लाइन, एब्जॉर्प्शन। सो गैसियस फॉर्म में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है दैट इज़ एक्चुअली द लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि आपने बुक में भी रीड आउट किया होगा। सिंपल सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस और इसका यूनिट जो है दैट इज़ सीमन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ हैंड्स द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, ज़ीरो, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, सो दैट इज़ इंक्रीजेज। बिकॉज आपका क्या हो रहा है, वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन और उसमें इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। यही काम आप फ्लेम के नज़दीक भी हाथों को लेकर जाकर कर सकते हैं और उसी से ही हमें वर्क और हीट के दरमियान जो इक्विवेलेंस है उसके बारे में पता चलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आपको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को आप डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ऑन अ क्लियर डे एट नून इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज, ये भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज एट दिस लेवल। सो ये वैसे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से इसकी वैल्यू जो है 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ़ द एंगल इज़, सो ज़ाहिर है वर्क हमारे पास जो फार्मूले से आता है दैट इज़ एफ डी कॉस थीटा। और ज़ाहिर है कॉस थीटा की वैल्यू जो आपके पास पॉजिटिव आएगी दैट इज़ द ओनली वन केस
जब आपके पास ये वाली सिचुएशन हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें इसी केस में आपको मतलब 1 से लेकर 89 तक ये फिगर मिलेगी और इसमें आपको सारे के सारे ये पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी एंगल की cos थीटा के वैल्यू। सो इस वजह से दी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 22, the electric potential at a distance is R is given by simple formula V is equal to KQ by R. ठीक है। Which of the following acts as a semiconductor? Iron, silicon, zinc, tungsten. So that is silicon is a semiconductor material. The fraction change in resistance per Kelvin is the coefficient of resistivity. Sorry, resistivity नहीं, temperature coefficient of resistance. Option B. ठीक है, थोड़ा सा ये ऑप्शन मैंने कहा उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वांटाइज मोमेंटम वाज एक्सप्लेन्ड बाय। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये रिज़ल्ट था किसका? बोहर का। ठीक है, लेकिन उसके पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी एंड देन डी ब्रॉगली एक्सप्लेन दिस बेस्ड अपॉन दी स्टैंडिंग वेव्स नेचर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन ए एंड आर इज़, अब ये पता नहीं अल्फ़ा आर है, लेकिन मैं आपको सारी सिचुएशंस बता देता हूँ। अगर ये इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है कि ए आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो तब आपके पास एंगल क्या है? 90 है। अगर आप बिल्कुल अब आप इसमें इस तरह करते हैं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो इसके दरमियान अगर ज़ाहिर ऑप्शंस होंगे तो ए सी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 होता है, लेकिन वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन नहीं है। ठीक है, सो दी ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ दी 90 डिग्री और ये उसी के लिए ही क्या होगा? फिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट EMF इज इंड्यूस्ड इज 0 व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दैट द spectra which is obtained by the absorption or emission of radiation by the atoms of the case। तो ये हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपके चैप्टर 19 का टाइटल भी यही है। और यहाँ पर एक और बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि चैप्टर 20 जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है, वहाँ पर सारी की सारी न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं और यहाँ पर एटॉमिक ट्रांजिशंस होती हैं। सो इस वजह से 19 इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक फिज़िक्स और 20 जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है। क्वेश्चन नंबर 29, टू वेव्स आइडेंटिकल ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम आर सुपरपोज्ड। तो ये आपके पास क्या करेंगी? इंटरफेरेंस करेंगी। थोड़ा सा स्टेटमेंट में हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर यही होगा कि फ्रीक्वेंसी उनकी दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल जो वेव बिहेवियर हो सकता है दैट इज़ दी इंटरफेरेंस। सो ओवरऑल टेस्ट जो था दैट वाज मतलब जितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं और जो नम्स का क्राइटेरिया होना चाहिए है वो काफ़ी टफ़ होना चाहिए है, लेकिन टेस्ट का जो लेवल है उसमें स्पेशली फ़िज़िक्स से रिलेटेड, मैं बाकी क्वेश्चंस को मैंने नहीं देखा ना मैं उनका एक्सपर्ट हूँ, बट दैट इज़ वेरी मच बिलो द स्टैंडर्ड। ठीक है, टेस्टिंग एजेंसीज़ को कम से कम इतना चाहिए है कि वो क्वेश्चंस का पैटर्न जो है इस तरह से बनाएं कि वो एक ऐसे स्टूडेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो दैट्स ऑल। आई होप सो कि वीडियोस जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनसे कुछ हेल्प आउट मिली होगी आपको। ठीक है, बट वंस अगेन द टेस्ट पैटर्न शुड बी अ टफर वन, ताकि वो स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वो किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग या मिसाल के तौर पर क्वेश्चंस को समझते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है।